गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से पेरेंट्स, अभिभावक, टीचर्स, काउंसलर्स, मोटिवेटर्स और स्टूडेंट्स सब मिलकर विजन इंडिया 2040 क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग, पूरे देश में कैसे हम इसको इंश्योर कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जो सरकारी कार्यक्रम हैं, जो संस्थाएं कर रही हैं, वो तो अलग है, बट एज पेरेंट्स हम कैसे अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। और स्पेशली हम एक एग्ज़ामिनेशन को लेकर चल रहे हैं आज। इसी तरह से हम अलग अलग कैरियर की चर्चा करेंगे कि कैसे तैयारी की जा सकती है, पेरेंट्स की क्या भूमिका होगी। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल्स में डाल देते हैं। अगर स्कूल बेहतर हुआ, टीचर्स अच्छे हुए, अच्छे काउंसलर्स, मोटिवेटर्स, इन्वायरमेंट अच्छा रहा, तो स्टूडेंट्स अच्छा कर लेते हैं। लेकिन गोल सेट करने में वो काफ़ी समय लेता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहूँगा, या फिर एक ऐसे सफल व्यक्ति की बात करना चाहूँगा बगैर नाम बताए। एक ऐसी लड़की जो इंडिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आईएएस में टॉप रैंक्स में रही। माता पिता इंजीनियर्स, माता पिता ने तय किया कि वह अपनी बेटी को आईएएस बनाना चाहते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी शुरू की, एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाया, और जो जो सब्जेक्ट्स यूपीएससी में जनरली ज़्यादा लाभदायक और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उन्हीं विषय पर शुरू से उनका ध्यान आकर्षित किया। जब हम यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो कुछ चीज़ें जो एविडेंट हैं, मेटिकुलसली फॉलो करने वाली बातें हैं कि क्लास 1 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक्स में लिखे नॉलेज का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, और साधारण नहीं, असाधारण ज्ञान होना चाहिए उसमें। अगर वो मीडियम चुन सकता है, ऑप्शन है उसके पास, तो हमेशा इंग्लिश को ही अपना मीडियम चुनना चाहिए। क्योंकि बातें चाहे कितनी भी करें, मगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में अच्छा रैंक लाने के लिए एक्सेप्शन की बात अलग है। इंग्लिश माध्यम इंडिया में भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट पर जो बैठे हैं ज़्यादातर लोग वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हुए लोग हैं। बहुत कम संख्या है जो रीजनल लैंग्वेजेस या हिंदी में पढ़कर वहाँ तक पहुँचे हैं। अब होने लगे हैं, बट ऐसे विद्वानों की संख्या कम है जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऊंचे पोस्ट में, स्पेशली आईएएस, आईपीएस में, आईआरएस, आईएफएस में है। संख्या बहुत कम है। तो रास्ता बनाने के बजाय जो रास्ते बने हुए हैं उनमें चलना
ज़्यादा बुद्धिमानी है, हाँ, अपनी गति को आप वहाँ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एनर्जी रास्ते को बनाने में जो व्यर्थ होती वो आपकी बची हुई है। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि नया रास्ता बना के फिर वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेंगे, तो ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्टेस्ट रास्ते को चुनते हैं, फार्मूला चुनते हैं। तो यूपीएससी स्पेशली हायर रैंक लाने के लिए ऐसा क्या फार्मूला हो सकता है? मैं ये नहीं कहता कि 99 या 100% सफलता उसमें मिलेगी ही, लेकिन उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है यूपीएससी क्रैक करने की, जो अनुभव बताता है। पिछले 40 सालों का पढ़ने पढ़ाने का जो अनुभव है, और जिस तरह से बच्चों ने, युवाओं ने यूपीएससी स्पेशली आईएएस रैंक को हासिल किया है, तो उसमें यह देखा गया है कि ज़्यादातर टॉपर्स का बैकग्राउंड क्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, अनुभव करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च की एक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मैंने जो फार्मूला निकाला वो ये है कि माँ बाप को तय करना पड़ता है कि उसका बच्चा क्या बनेगा या क्या उसकी बच्ची बनेगी। यह कहना कि बच्चे बड़े होंगे तो वो तय कर लेंगे, ये नेग्लिजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसमें नहीं जाते हैं। अगर व्यक्ति ए ने डिसाइड कर लिया है, अपनी पत्नी, अपने परिवार से कंसल्ट करके, स्पेशली माँ बाप ही कंसल्ट करते हैं एक दूसरे को, और यह सहमति बनी कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है या जो बच्चा जन्म ले चुका है उसको हमें आईएएस बनाना है, यूपीएससी में हायर रैंक आए, ऐसा करना है, तो फिर क्या करना चाहिए? व्यक्ति या कपल ए को, पति पत्नी ए को क्या करना चाहिए? मेरी समझ में कपल ए को, दंपत्ति ए को एक या दो बच्चे से ज़्यादा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैक्सिमम 2, चाहे लड़का लड़की हो, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, समय देना पड़ता है, और अच्छा वातावरण इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए देना होता है। फिर मैं कहूँगा एक्सेप्शंस अलग हैं। तो मेरी समझ में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, कपल्स को? जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उससे किसी प्ले स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम का हो और सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करता हो, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में डालना चाहिए। सेम एप्लीकेबल है क्लास 1 से लेकर 12 तक। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, सीबीएसई एफिलिएटेड, इंग्लिश मीडियम, हाई क्वालिटी, जहाँ पर एफिशिएंट टीचर्स हों, विज़न, डिसिप्लिन, पैशन और कॉन्साइंस पर काम किया जाए, कैरियर एंड कैपेबिलिटी को ब्लेंड करने की बात हो, और P5 को अप्लाई किया जाए।
P5 क्या है? P1, P2, P3, P4 and P5. P1 positive attitude, P2 planning, P3 preparation, P4 practice and P5 performance. यह कई वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और मेरी किताब यू कैन सक्सीड बिलाल मोहन रजक amazon.in में अवेलेबल है, www.amazon.in में यू कैन सक्सीड बिलाल मोहन रजक के नाम से इसको विस्तार में बताया गया है। तो इन 3 फार्मूलास को अगर लागू कर देते हैं, या बल्कि यूं कहें C² P3 and P5. C² blending carrier with capability, C into C, C². P3 purpose, process and product. पेरेंट्स का पर्पस क्या होगा? वो चाहते हैं कि बच्चा IAS बने। प्रोसेस क्या होगा? नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, जिसमें शिक्षक काबिल हों, उसके बारे में उनकी तैयारी कर सकें। एक मेंटोर, काउंसलर और एक मिनिमम डिस्टिंक्शन मार्क्स को मेंटेन करवाया जाए। कैसे कराएंगे? उसके अलग मेथड्स हैं। तो कम से कम 90% नहीं तो 80% से अबव इसका मेंटेन किया जाए। अब यहाँ एक बात आ सकती है जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या 80% से नीचे अगर हो तो वो UPSC नहीं कर सकता? 3rd डिवीज़न से पास है वो भी कर सकता है। अगर वो रीजनल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो भी कर सकता है। लेकिन उसकी जो मेहनत है लास्ट 1 ईयर 2 इयर्स जो भी हो, वो मल्टीप्लाइड हो जाती है। अगर पहले से प्लानिंग करके मेहनत की जाए तो बाद में फेलियर के चांसेस कम होते हैं और सक्सेस के लिए जो स्ट्रेसफुल एफर्ट होता है वो अवॉइड किया जा सकता है। बहुत से बच्चे क्रैक नहीं कर पाने की वजह से UPSC, IIT, नीट या जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सफल नहीं होने पर वो सुसाइड कर लेते हैं। वो स्थिति ना आए, सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फार्मूला तैयार किया है। प्रोसेस एंड द लास्ट इज प्रोडक्ट। पर्पस है IAS बनाना, IAS बनना। प्रोसेस है CBSE स्कूल्स में नर्सरी से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना, NCERT बुक्स को पूरी तरह से कमांड कर लेना अप टू 12th, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, IAS बनना आसान हो जाता है। अगेन इसको गारंटी के रूप में मैं नहीं कह रहा हूँ, बट पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। उसके बाद जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाते हैं बच्चे, उस समय से ही तैयारी शुरू हो जाती है। जिस तरह से IIT की तैयारी, नीट की तैयारी बच्चे 9th क्लास से शुरू कर देते हैं, इवन क्लास 6 से शुरू किया जाता है बेसिक को तैयार करने के लिए। प्रोफेशनली 11 12th में वो उसी पर ध्यान देते हैं, CBSE एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए ज़्यादा समय फोकस जो होता है वो IIT या नीट पर होता है। उसी तरह से 12th तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स UPSC में ऑलरेडी जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे किसी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा कर लेते हैं
और फिर जब यूपीएससी के सब्जेक्ट्स जो जीएस जनरल स्टडीज़ है, सी सैट है, क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, ऑप्शनल पेपर्स हैं, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो अलग लेते हैं। तो पहले जो पढ़ा है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पेरेंट्स ने क्या किया, दोनों पति पत्नी इंजीनियर थे। उन्होंने तय किया कि उनकी संतान जो भी हो वो उसे आईएएस बनाएंगे या उन्हें आईएएस बनाएंगे। उनकी दो बेटियां। बड़ी बेटी की तैयारी उन्होंने शुरू की। उसने जब उस बात को समझा तो वह इस बात के लिए तैयार हो गई कि हाँ उसे आईएएस बनना है। उसने 10th तक की जो पढ़ाई की सीबीएसई की, उसमें उसका जो फोकस था वो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स की तरफ, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जिसको कहते हैं, अप टू 10th, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, हिंदी इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स जो सीसेट में पूछा जाता है, रीजनिंग, क्योंकि उससे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसको आईआईटी या नीट क्रैक करना है, इसलिए साइंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसकी पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। उसके माइंड पर स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ, समय मिला, एनर्जी रही, और उसने उन सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी कर ली जो जीएस में काम आने वाले थे। और उन्हीं सब्जेक्ट्स में से उसने तय कर लिया कि मुझे ऑप्शनल भी लेना है। आसान हुआ उसके लिए, 11th-12th में भी उसने वही किया, उन्हीं सब्जेक्ट्स में से लिया। और जब ग्रेजुएशन किया तो सब्जेक्ट भी वैसा ही चुना। गोल ओरिएंटेड था, सब कुछ तय था। P1, P2, P3, P4 एंड P5 बहुत क्लियर था। पीटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालिफाई कर गई। फिर मेन का एग्ज़ाम हुआ जिसने उसको बहुत हाई रैंक दिया, हाईएस्ट नंबर 1 रैंक आ गया। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, अवेलेबल है गूगल में। फिर उसकी छोटी बहन ने भी स्ट्रेटेजी के तहत ही, प्लानिंग के तहत ही क्रैक कर लिया। तो इस उदाहरण से क्या मैं कहना चाहता हूँ, तय क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो जागरूक होते हैं और जो सक्षम होते हैं डिसीजन लेने के लिए कि बच्चे अगर शुरू से ही मेरिट को मेंटेन रखें, और हर बच्चे में, हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। जब हम कुछ गोल दे देते हैं और वह गोल स्पेसिफिक होता है, जैसे हमने किसी को कहा कि आपका आईआईटीएन बनना है, तो उसके दिमाग में वो बैठ चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो साइंस और मैथ्स पर तो वो ध्यान देता है, लेकिन उसके सब्जेक्ट जो सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज है, वो पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है आईआईटी करना है, नीट करना है, तो मैथ्स पर ध्यान नहीं देना है, बायोलॉजी पर ध्यान देना है। उसी तरह से अगर यूपीएससी आईएएस के बारे में भी तय किया जाए तो फिर वो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों देना है? 100% स्कोरिंग की बात क्यों करनी है? क्योंकि सी सेट में तो क्वालिफाइंग है, वहाँ जो मैथ, साइंस, 10th स्टैंडर्ड तक जो पूछे जाते हैं या 12th तक होगा, वो तो एवरेज है, उसको क्वालिफाई करना है। रीजनल लैंग्वेज या हिंदी एक सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश है,
रीजनिंग है, मैथ्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं वो हैं GS1, GS2, GS3, GS4 और फिर आता है ऑप्शनल जो एक पेपर है, पहले 2 पेपर हुआ करते थे। उसके बाद इंटरव्यू है। तो जब तय कर लिया है कि मुझे आईएएस बनना है या बच्चे को आईएएस बनाना है, तो फिर स्टैंड बाई के बारे में क्यों सोचना, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट। तो इसके कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, सेफेस्ट जो माना जाता है, कि 12th तक की पढ़ाई वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल से कराई जाए और उसके बाद बच्चे को तैयार किया जाए कि आईआईटी या नीट क्रैक करे। प्रेफरेंस दिया जाता है आईआईटी को। आईआईटी करते हैं बच्चे, उसके बाद अगला स्टेप आता है थर्ड, कैट क्रैक करके वो आईआईएम्स में एडमिशन लेता है। यह संभव तभी होगा जब पेरेंट्स फाइनेंशियली एजुकेशनली साउंड हों। ऐसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, गरीब हैं बट मेरिटोरियस हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, सोशली एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग से बताऊंगा। उनके लिए फार्मूला है अलग से। अभी मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस फार्मूले को अपना सकते हैं, क्योंकि इसको अपनाने के लिए फाइनेंशियली, एजुकेशनली और सोशली तीनों साउंड होना ज़रूरी है। क्योंकि देखा है इन तीनों क्षेत्र में बहुत साउंड सक्षम होने के बावजूद भी बच्चे बहुत बड़ी संख्या में फेल हो जाते हैं, और ये बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कभी ज़्यादा कष्ट सहा नहीं होता है तो सुसाइडल अप्रोच वो अपनाते हैं, और फिर कुछ बच्चे तो सुसाइड कर भी लेते हैं। उसको बचाना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जिसमें पेरेंट्स फाइनेंशियली साउंड हैं, एजुकेशनली अवेयर्ड हैं, बच्चे को या बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए यह एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाला रास्ता हो सकता है, जो पिछले 40 सालों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ। सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाने का अनुभव, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का अनुभव, और फिर मोटिवेशन काउंसलिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन काउंसलिंग के क्षेत्र में, कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में, मोटिवेशन में जो काम किया है एज एन ऑथर, जो मेरा अनुभव है उस के तहत मैं कह रहा हूँ, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी सिलेबस वाला स्कूल सीबीएसई जो है, नर्सरी से लेकर 12th तक, और बच्चे को क्लास 1 से लेकर 12th तक सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी में है जितने भी हैं उस पर कमांड होना चाहिए। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जैसे गया, तो अब उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि यूपीएससी क्रैक करना है, उसी के हिसाब से वो पढ़े, केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं। कोशिश यह करे कि हर सब्जेक्ट में 80% एंड अबव या डिस्टिंक्शन कम से कम आए, तो उसके लिए इजी होगा आगे पढ़ पाना, यूपीएससी के लिए तैयारी कर पाना। जब फर्स्ट ईयर की अच्छी तैयारी कर लेता है, सेकंड ईयर की अच्छी तैयारी कर लेता है, थर्ड ईयर में अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा ही, इमीडिएटली वह बच्चा या बच्ची
यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठकर अपनी स्थिति को तय कर सकते हैं। पहली बार में बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्रैक कर पाते हैं, बट हैं एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं। उसमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स उसके स्ट्रांग हैं, कौन से वीक हैं, और कहाँ काम करना है और कहाँ जाना है। तो देश में एक ही जगह है जहाँ पर इसकी सबसे सक्षम तैयारी होती है, वो है दिल्ली। और दो जगह हैं, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, करोल बाग। एक जगह इंग्लिश में की तैयारी कराई जाती है, दूसरी जगह हिंदी की। अब स्थिति क्या है वो पता करना होगा। जो भी इसके लिए जाएंगे उनको खुद ही उसके बारे में तय करना होगा। एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ। तो जैसे इतनी तैयारी हो गई, 1 साल की कोचिंग कर ली। अब 1 साल की कोचिंग के बाद फिर से एक बार एग्ज़ाम में बैठे, अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो 1 साल लाइब्रेरी कंटिन्यू करे। जिन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर है उसको स्ट्रॉन्ग करे, जो स्ट्रॉन्ग है उसको पॉलिश करे। और उसमें कुछ चीज़ें जो ध्यान देने लायक हैं वो है लिखने की कला, जिसमें भी है, ओरिजिनल लैंग्वेज में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। लिखने की प्रैक्टिस करे वो। और फिर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इस पर काम करें। क्योंकि जब रिटर्न होगा सबसे पहले तो पीटी होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं। उसमें क्वालिफाई किया तो उसके बाद फिर मेन एग्ज़ाम, जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। पीटी एग्ज़ाम के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, मेन के बाद भी बहुत समय ज़्यादा नहीं मिलता, तो पहले से तैयार करनी होती है। इसलिए जिन बच्चों ने बहुत हाई रैंक हासिल किया उनकी तैयारी भी उसी तरह की थी। वन ऑफ माई स्टूडेंट हु स्कोर्ड वेरी हाई रैंक इन ऑल ओवर इंडिया, बहुत अच्छा रैंक किया। मैं 12th का उसका क्लास टीचर था। उसको मैंने देखा था कैसे उसने पढ़ाई की। 2 साल एज एन इंजीनियर उसने सर्विस की, शुरू में तैयारी की, थर्ड में उसने सब कुछ क्रैक किया और बहुत अच्छी रैंकिंग से की। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी बना के, और ये फार्मूला क्या निकलता है, यह ज़रूरी नहीं है कि यह फार्मूला 100% काम करे, लेकिन अगर अटैम्प्ट्स ज़्यादा भी लगें और जब यूपीएससी वो क्रैक कर लेता है, आईएएस बन जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और इन 2 डिग्रीज से उसको बहुत मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आईआईटी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी जहाँ से सीखते हैं 4 साल बच्चे, और आईआईएम मैनेजमेंट के बारे में तो उसका मुकाबला इंडिया में तो नहीं है, विदेशों में है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति पूरे ज़िले का चीफ ऑफिसर बनता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनता है, डिप्टी कमिश्नर बनता है, जो भी कह लें, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। पूरे ज़िले की विकास की प्रक्रिया पर उसके विज़न का, उसके ज्ञान का, उसके प्लान का असर पड़ता है। तो जो अच्छे, काबिल, टेक्नोलॉजिकली साउंड, एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट और मैनेजमेंट में स्किल्ड एक्सीलेंट है, वो बहुत अच्छा काम करता है। और फिर आगे उनका रास्ता बहुत साफ हो जाता है। उनमें से कुछ तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है। तो यह तभी संभव है जब पेरेंट्स के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी हो।
अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, अगर उसमें सफल नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन युवाओं ने यूपीएससी में पीटी भी कर लिया, क्रैक कर लिया, मेन क्रैक कर लिया, इंटरव्यू में सफल नहीं हो सके, वो आज इंस्टीट्यूशंस में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छी सैलरी पा रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई हो रही है उनकी, और उनको मनपसंद जॉब मिला है जिस सब्जेक्ट में वो माहिर हैं। कुछ को तो मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, कुछ ने तो ज्वाइन किया एज आईएएस आईआरएस ऑफिसर, कुछ दिनों के बाद रिज़ाइन कर दिया और फिर उन्होंने वो काम किया जिसमें वो एक्सपर्ट थे, पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जो व्यक्ति 2-3 साल तक, 4 साल तक तैयारी करता है और उससे पहले भी, तो एक ना एक सब्जेक्ट में वो माहिर हो जाता है और उसके सामने उस सब्जेक्ट का कोई दूसरा व्यक्ति पैरेलल हो सकता है, बट कुछ चीज़ों में वो एक्सीलेंट होता है, अनबिटेबल। ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। तो उसके बाद उस बहुत से रास्ते खुले होते हैं, और यूपीएससी में केवल एक कैडर नहीं होता, आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएससी नहीं है, 22 कैडर्स हैं, 22 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी बदला होगा। और जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स का पोस्ट होता है, ज़्यादातर इसी से होता है। सो प्लान बी की ज़रूरत इसमें पड़ती ही नहीं है, अपने आप प्लान भी तैयार हो जाता है। उसके लिए एफिशिएंसी उसके अंदर इतनी ज़्यादा होती है, कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है होती है कि उसके अनुसार से उसको एक कैरियर चुन लेना होता है। तो पेरेंट्स के दिमाग में ये बात अगर रहती है कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो बच्चा हमेशा के लिए बेरोज़गार हो जाएगा, तो यह बात तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। इसीलिए सेफेस्ट तरीका ये होता है कि पहले आईआईटी करवाया जाए, +2 के बाद आईआईएम्स करवाया जाए, आईआईएम से एमबीए, और तब जाके यूपीएससी में उसको भेजा जाए। जो सक्षम है, जो जानते हैं कि भाई उनका एक लेवल है, फाइनेंशियल लेवल है, एचआईजी ग्रुप में जो है, या एमआईजी में भी जो हाई ग्रुप में है, हाई कैटेगरी में, तो एक तरीका ये हो सकता है। इसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और फिर इसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा हुआ है। अब इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहूँगा कि वो बच्चे जो गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, किसी वजह से सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड फैमिलीज से हैं, वो कैसे क्रैक करें, तो उसका भी तरीका है, स्ट्रेटजी है। सेम है C² कैरियर इनटू कैपेबिलिटी, P3 पर्पस, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, और P1 P2 P3 P4 PN5 P5 फार्मूला। तो आईएएस के लिए, आईएएस आईपीएस आईआरएस या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप करना है। और कैपेबिलिटी क्या है? बेसिक साइंस एंड मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ओरिजिनल लैंग्वेज, रीजनिंग अप टू क्लास 10th, GS1 GS2 GS3 GS4। इसमें है क्या? हिस्ट्री में भी, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर रिलेशनशिप, जो भी है, इसका सिलेबस देखा जा सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, जो अप टू 10th पढ़ाया जाता है वही है, लेकिन सिलेबस वास्ट होता है, उसकी तैयारी कर सकता है। तो ये चीज़ें सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं। सरकारी स्कूल और एक कॉन्वेंट स्कूल में या सीबीएसई +2 सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंतर क्या होता है? अंतर ड्रेस का होता है, लैंग्वेज का होता है, मीडियम का होता है। रीजनल लैंग्वेज में टीचर्स साइंस, मैथ्स, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी,
इवन कई सब्जेक्ट्स पढ़ाने में माहिर होते हैं, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है। और इंग्लिश चूँकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके लिए आज इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि कंप्यूटर के टीचर नहीं मिलते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं। आज बच्चा जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद से ही मोबाइल ऑपरेट करना जान जाता है, तो टेक सभी हैं, इसमें यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, गरीबी में हैं, वो अपने गोल को तय कर लें। उनके पेरेंट्स तो मदद नहीं कर पाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, टीचर्स भी उतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, उदासीन होते हैं, उन्हें लगता है कि ये बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे। दोष भी नहीं है उनका, वो जो पढ़ाते हैं उसका जो रिस्पांस मिलता है वो सही नहीं मिल पाता। लेकिन मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। जब मैं अपने क्लास में टॉप करता था किसी सब्जेक्ट में या फिर ओवरऑल, तो मेरे प्रति मेरे शिक्षक का प्यार सम्मान बहुत बढ़ता था। और फिर मैं जितना भी ज्ञान हासिल करना चाहता था, मैं पा लेता था। मैं शिक्षक के पास जाता था, उनसे सीखता था, उनसे पूछता था, और जितने भी शिक्षक थे, टीचर्स थे, वो क्लास में आने पर अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करके वो पढ़ाते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कोई ना कोई है जो उनकी पढ़ाई को, उनके नॉलेज को ग्रहण कर रहा है। उनको इंटरेस्ट आता था, क्योंकि मैं या मेरे जैसे जो भी हैं, या फिर जो, कहने का मतलब है गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन मेधावी होना ज़रूरी है। और मेधावी बनने के लिए बहुत अलग से स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होती है, जितना किताब में अवेलेबल उपलब्ध है उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। करना क्या होता है कि आप जब ये सरकारी स्कूल के बच्चे जो जो एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली बहुत पुअर होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, उनके लिए आइए। क्या करें आप, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे आप स्कूल से आते हैं होमवर्क कर लें। मैं करता था, मैं जैसे ही स्कूल से आता था, जो भी रहता था खा लिया, उसके बाद सबसे पहला काम करता था, मैं होमवर्क कंप्लीट करता था। 2 घंटे में होमवर्क कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद खेलने चला जाता था, फिजिकल एक्सरसाइज, खेल कूद जो भी है, 2 घंटे उधर खेलता था, 1 घंटे 2 घंटे। फिर आया, जो भी बचा खुचा है उसको कंप्लीट करता था होमवर्क। और फिर आगे जो कल पढ़ाई होने वाली है, चैप्टर डिसाइडेड होता था। अगर मैथमेटिक्स है तो उसके जितने भी फार्मूले हैं, थ्योरम है, वो पढ़ लेता था, वो रिपीट कर लेता था, रिवाइज करता था उसको। और फिर कुछ क्वेश्चंस जो होते थे एग्जाम्पल्स में, उदाहरण में, उनको बना लेता था। और फिर अगर उन क्वेश्चंस को बनाने के बाद जो क्वेश्चंस आगे कल पढ़ाए जाने हैं, अगर उनमें से मेरी समझ में आता था कि ये बन सकता है, तो मैं बना लेता था। और जो फेयर नोटबुक है उसमें लिख लेता था मैं। अगले दिन जैसे ही क्लास में जाता, टीचर पढ़ाते, मैथ्स का ही उदाहरण लूँगा, मैथ्स के उन्होंने पढ़ा दिया, 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए, और पढ़ाने के बाद अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दिए। एक क्वेश्चन पर 5 क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, एक ही तरह के हैं। फिर वो कहते थे ठीक है, इतने क्वेश्चंस बना के आप दिखाओ, या कल जो दिया था वो आज दिखाओ। तो कॉपी जमा कर देता था, वो देखते थे कि बनाया हुआ है, तो फिर बहुत ही कंफर्टेबल रहता था मैं। टीचर्स रिस्पेक्ट देते थे, तारीफ़ करते थे, मेरा मनोबल बढ़ता था, मेरे दोस्त मेरे आसपास होते थे, वो मेरी इज्जत करते थे, उनके पेरेंट्स इज्जत करते थे। तो इससे क्या हुआ, एक मुझे ऐसा वातावरण मिला जिसकी वजह से पढ़ने का मन किया। ये अलग बात है कि उसका बाद में मैं ज़्यादा उसका लाभ नहीं ले सका, कुछ कारणों से, जहाँ मुझे होना चाहिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन सीखा मैंने कि किस तरह से एक गरीब
लेकिन मेधावी छात्र अपनी मेहनत के बल पर, गुरुओं का आशीर्वाद से, पेरेंट्स के गाइडलाइन से और सही गाइडलाइन अगर मिल जाता है तो बहुत आगे बढ़ सकता है। मेरे कुछ गुरु थे जो ये कहते थे कि आपको आईएएस के लिए ट्राई करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। जब मैं 6th क्लास में था तब दिमाग में डाल तो दिया कि आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, सपने तो दिखा दिए, लेकिन कैसे करना है ये मुझे नहीं मालूम था। जब मैंने 10th किया, अच्छे मार्क्स से अच्छी स्कोरिंग हुई, उसके बाद मैं आईएएस के लिए जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे जिनमें मैं अच्छा कर रहा था, आई वॉज ऑलवेज टॉपर इन हिंदी। संस्कृत में बहुत अच्छा था, इंग्लिश में अच्छा था, इकोनॉमिक्स में बहुत ही बढ़िया था, टॉपर था। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में अच्छे मार्क्स आते थे। सबसे कमज़ोर अगर मैं था तो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स भी ठीक था क्योंकि मैथ्स था, उसमें मैथ्स में अच्छा था मैं। तो साइंस मेरा 5th सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया। साइंस मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। मैं ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, ये नहीं करना है। तो फिर जो बच्चे गरीब हैं, मेधावी हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। आईएएस क्रैक करने के लिए मेधावी, मेहनती होना ज़रूरी है। आप 3rd डिवीज़न से भी पास किया हो अगर ग्रेजुएशन, लेकिन उसके बाद अगर मेहनत करने की का जुनून है आप में तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। तो हुआ क्या, मुझे साइंस नहीं लेना चाहिए था और मैंने साइंस ही ले ली, जबकि वो मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था। मैथमेटिक्स 11th-12th में बहुत टफ हो जाता है। 9 पेपर्स थे, 9 बुक्स थे और 3 पेपर्स थे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ओल्ड सिलेबस था। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में पढ़ा मैं, जहाँ पर रिनाउंड पर्सनालिटीज़, आज के दिन में बहुत बड़े राइटर्स हैं, वो इंडिया के अपने अपने सब्जेक्ट्स के गॉड्स माने जाते हैं, उनसे पढ़ा मैंने, वो प्रोफेसर्स थे मेरे। लेकिन चूंकि मैंने गलत डिसीजन लिया था, साइंस लेके मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सटेंडेड कोर्स में मेरा एडमिशन भी हो गया, प्री कोचिंग, उसके बाद अगले साल से रेगुलर एडमिशन तय था। समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। बाद में फिर मैंने जब अपने सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन किया तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने फर्स्ट क्लास से किया, फिर उसमें आगे बढ़ा, तो फिर बीएड किया, फिर मास्टर इन इंग्लिश किया और उसमें अच्छा किया, बुक लिखा मैंने। तो वो समय की बात थी, समय पर डिसीजन नहीं लिया मैंने और मेरी मदद भी नहीं कर पाया कोई। तो आज मैं इसलिए इस फील्ड में हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, पेरेंट्स की, टीचर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ के अनुसार आप उन्हें गाइड करें। मुझे याद है मेरे एक शिक्षक जो साइंस के थे, उनको जब पता चला कि मैं इंटरमीडिएट आर्ट्स लेने वाला हूँ, क्योंकि उनका बेटा मेरे क्लास में था, तो उन्होंने एक दिन मुझे बहुत बोर्ड एग्ज़ाम के ठीक दौरान ही या उसके बाद मुझे काउंसिल किया, समझाया कि नहीं आपको साइंस लेना चाहिए। उनकी गलती नहीं थी, ही टोल्ड वेरी गुड थिंग, क्योंकि साइंस एम्प्लॉयमेंट की गारंटी माना जाता था और वो जानते थे कि मैं पुअर फैमिली से हूँ, मेधावी हूँ, वो चाहते थे कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। लेकिन अगर कहीं और से मुझे ये सुझाव मिला होता कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उसमें जाओ आप। लिटरेचर में मैं हमेशा अच्छा था, यूनिवर्सिटी भी मैंने पोजीशन हासिल किया हिंदी लिटरेचर में। अगर मैं हिंदी लेकर ही आगे बढ़ता, ग्रेजुएशन में अगर मैंने ऑनर्स लिया होता, मास्टर डिग्री की होती, तो निश्चित रूप से मैं पीएचडी भी कर जाता, डीलिट भी कर जाता, आज कहीं बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में कहीं आज एचओडी होता या फिर डीन या फिर वाइस चांसलर बनने की भी उम्मीद होती, या फिर आईएएस ही बन जाता। तो कहीं ना कहीं वो गाइडलाइन
जो 10th के बाद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मेरे परिवार में, मेरे आसपास, मेरे गांव में, मेरे रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं था जो यह रिस्क ले पाए। मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं, घर में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो यह रिस्क ले करके मुझे गाइड कर सके कि आपको अपने उन सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहिए जिसमें आप अभी टॉपर हैं। मुझे याद है जब भी मैंने हिंदी का एग्ज़ाम दिया, मैं हमेशा अप टू 12th क्लास आईएएससी मैं हमेशा टॉपर रहा अपने क्लास में। और आज भी मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स उस बात के लिए मेरी तारीफ़ करते हैं। तो ये अपनी तारीफ़ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मेधावी जो हैं और जो गरीब हैं उनके पास ऑप्शन कम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, एक रास्ता चुन लिया और बहुत दूर निकल गए और फिर जब असफल हो गए तो पीछे लौट के फिर दोबारा करना पड़ा। मेरे पास तो ऑप्शन था क्योंकि मैंने एक वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज क्लास सी में ज्वाइन कर लिया था। आईएससी करके गया था मैं, +2 था। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, सर्विस से डिप्लोमा मिला, बीएड किया, एलएलबी कर रहा था, छोड़ के फिर मैंने एमबीए कर रहा था, वो छोड़ दिया, सीएस कर रहा था, वो छोड़ दिया। फाइनली मैंने मास्टर डिग्री की इंग्लिश में। तो ये करने में, इसको करने में मुझे कई साल लग गए और उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने में भी बहुत समय लगा। आज भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं लिटरेचर में एक्सपर्ट हूँ, नहीं, काम चला हुआ है। तो ये हुआ मेरे जीवन में हुआ और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, लेकिन वाइस वर्सा भी है। आप देखेंगे अभी 12th फेल एक मूवी आई है, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं आज वो, 12th फेल कर गए थे, सेकंड टाइम दिया एग्ज़ाम और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से यूपीएससी क्रैक किया। आज वो आईपीएस हैं और बहुत बड़े रैंक पर हैं। तो ऐसे भी उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सक्षम है वही लोग अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बना सकते हैं। कोई भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी मैंने बताई। एक वो जो सक्षम है सोशली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और दूसरे वो जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, लेकिन जो बच्चे मेरिटोरियस हैं और गरीब हैं, उनके लिए ये रास्ता था कि वो शॉर्टेस्ट रास्ता चुने विथ फार्मूलाज एंड स्ट्रेटेजी। 10th तक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो सबको करना है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही पढ़ना है। 11 12th में वो सब्जेक्ट्स लें जिसमें इजीली स्कोरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट्स जो जीएस में पूछे जाते हैं और ऑप्शन के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा जा सकता है। वो क्या हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस, मदर टंग, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस। और फिर ग्रेजुएशन में जब जाएं तो चाहे कैसे भी कॉलेज में वो पढ़ रहे हों, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी की जा सकती है और हिंदी इंग्लिश दोनों में किताबें अवेलेबल होती हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, काउंसलर्स, मोटिवेटर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, सोशल एक्टिविस्ट्स, एजुकेशनिस्ट्स सब मिलकर इसमें स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं, यूथ्स की मदद कर सकते हैं। आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके बारे में और चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगैन। आई एम लाल मोहन रजक, author का motivational speaker and soft skills trainer. Thank you.